हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखारिया फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। जेईई मेंस 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट की 6 शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और 6 की 6 शिफ्ट को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 5 स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आप पहले इन 5 स्टेप को ध्यान से सुनो और यदि 5 स्टेप्स अच्छे से 2 महीने तुम फॉलो कर लेते हो तो आपके अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। और इन 5 स्टेप में जो 5th स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ 5th स्टेप में। तो ये जो 5th स्टेप है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और चलो, आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो, वीडियोस बनाने में एफर्ट्स भी लगते हैं, टाइम लगता है और आजकल पैसे भी लग रहे हैं। क्योंकि पीपीटी भी बनाना पड़ता है और थंबनेल के भी पैसे दे रहे हैं। तो यार, जब मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ठीक है, एफर्ट्स भी लगते हैं, टाइम लगता है, तो आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो बस। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जितना सपोर्ट हो सकता है मैं दिल से सपोर्ट करूंगा तुम्हारे लिए, जितना मेरी साइड से हो सकता है। बट तुम्हें बस इतना सा काम करना है, चैनल को आप बस सब्सक्राइब कर लो। वो जो सब्सक्राइब बटन है आप उसको बस प्रेस कर लो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए, सबसे पहले मैं कह रहा हूं, सबसे पहला जो स्टेप है ना, आप अभी बैठ जाओ। मैं बता रहा हूं, ना तो कोई टीचर, ना आपके पेरेंट्स, ना आपका कोई ब्रदर या सिस्टर, या फिर ना मैं या फिर कोई और मेंटोर आपकी कंडीशन कोई अच्छे से नहीं जानता। सिर्फ आप ही जानते हो कि आपकी प्रिपरेशन की कंडीशन क्या है। बैठ जाओ पहले आप बढ़िया से चेयर पे, एक पेन कॉपी ले लो और अपनी प्रिपरेशन को पहले आप बढ़िया तरीके से एनालाइज करो। तुम ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, काफी एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है। तुमने 1 साल 1.5 साल, जो बच्चा ड्रॉपर है, डबल ड्रॉपर है, 2-2 3-3 साल हो गए ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अब तुम्हें हो चुका है और तुम अभी रिसेंटली फर्स्ट अटेम्प्ट दे के भी आए हो। तो पहले बैठ जाओ और अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज करो। तुम देखो कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुमने की हैं, जिनकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम 100+ मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए। ऐसे कौन कौन सी तुम्हारी गलतियां थी, उनको अभी तुम नोट डाउन करो। यदि ये स्टेप तुम नहीं कर रहे हो ना, कोई सिलेक्शन तुम्हारा नहीं करा सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल है। और मैं कह रहा हूं 1 दिन 2 दिन जितना भी लगता है, मैं कह रहा हूं आज ये वीडियो तुम देख रहे हो, पूरा दिन दे दो और बैठ के बढ़िया से अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है उसको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, उससे पहले यदि आप एनालाइज खुद से नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको डेली टारगेट्स चाहिए है, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए है, तो मैंने मेंटरशिप ऑलरेडी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए लॉन्च कर दी है। आप डेफिनेटली इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। लिमिटेड इसमें सीट्स हैं, सारी डिटेल जो है वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बढ़िया से इस वीडियो को देख के आप मेंटरशिप भी ज्वाइन हो सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 की मैं यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जेईई मेंस में 70 चैप्टर्स हैं, आपको भी पता है, और इन 70 चैप्टर्स में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, सबसे पहले आप 2 कैटेगरी में आप डिवाइड करो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में, और कौन कौन से चैप्टर्स आपके वीक है। ठीक है, आपको 2 कैटेगरी में इन चैप्टर्स को डिवाइड करना है सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। इसके बाद जो तुम्हारे चैप्टर्स स्ट्रांग हैं इनको अभी तुम्हें टच भी नहीं करना है, बस इनको तुम रिवाइज करते जाओ, क्योंकि स्ट्रांग चैप्टर वही होता है जिनके आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। तो आपके पास जो नोट्स हैं, आप इन चैप्टर्स को बस रिवाइज करते जाना। लेकिन जो चैप्टर्स आपके वीक हैं, यही चैप्टर्स आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो ऑलरेडी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन इनसे पूछे गए होंगे वो आपने अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे। मोस्टली जो चैप्टर्स आपके वीक हैं आप ये नहीं कर पाए होंगे। तो जो बच्चा इन चैप्टर्स पर फोकस करेगा वही सिलेक्ट होगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में इन चैप्टर्स को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं। आप वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो वीडियोस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये चीज समझो आप। सबसे पहले तो कोई भी जो चैप्टर होता है उसको कंप्लीट करने के 4 लेवल होते हैं। अभी वीक टॉपिक आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कोई भी जो चैप्टर होता है उसके 4 स्टेजेस होती हैं, 4 लेवल होती हैं उसको कंप्लीट करने के। पहला जो लेवल होता है कि आप उसकी थ्योरी कंप्लीट करते हो। दूसरा जो स्टेप होता है आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस करते हो, एंड इसके बाद आप उस चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन करते हो। एंड तीसरा जो स्टेप होता है, उस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है मेंस लेवल, एडवांस लेवल पर, उसके लिए आप एक चैप्टर टेस्ट देते हो। तो ये 4 स्टेप जो हैं वो आपके होते हैं
इन 4 स्टेप्स को फॉलो करती है, आप कोई भी जो चैप्टर है वो आप स्ट्रॉन्ग करते हो। तो आपको कैसे एनालाइज करना है, सबसे पहले मैं फिजिक्स की यदि मैं बात करूं, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तीनों सब्जेक्ट के लिए आप सबसे पहले एक कॉलम बनाओ चैप्टर नेम का, और इसके बाद 4 ऐसे कॉलम और बना लो जिसमें आप एक कॉलम चैप्टर का रहेगा आपका, और दूसरा जो कॉलम रहेगा वो आपका प्रैक्टिस का रहेगा, एंड इसके बाद तीसरा कॉलम रिवीजन का, और चौथा जो कॉलम है वो आपका टेस्ट का रहेगा। एंड इसके बाद आप इस पर टिक करो। जैसे कोई भी एक चैप्टर है, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपका एक रे ऑप्टिक्स हो जाता है। अब रे ऑप्टिक्स में आप ये देखो कि आपकी थ्योरी क्या इसमें कंप्लीट है, यदि हाँ तो थ्योरी पे आप टिक कर दो। अब इसके बाद प्रैक्टिस देखो कि प्रैक्टिस आपने इसमें कितनी की है, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो इस पर टिक मत करो। काफी पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा था, रिवीजन नहीं है तो उस पर टिक मत करो, रिवीजन है तो उस पर टिक कर दो। तो इस तरीके से आपको तीनों सब्जेक्ट में लिस्ट बनानी है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि यदि आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा, और इसी लिस्ट से आपको आपके वीक टॉपिक्स का पता चलेगा और कौन से चैप्टर में कौन सी कमी रह गई है, कि रिवीजन नहीं है, टेस्ट नहीं है या प्रैक्टिस नहीं है, वो आपको पता करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सा आपका जो टॉपिक है वो वीक है, और उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी ज्यादा प्लेलिस्ट हैं जहां से आप बढ़िया से इनको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो अभी जब आपका रिसेंटली ये जो 6 शिफ्ट हुई हैं, इन 6 शिफ्ट को देख के ये चीज साफ साफ क्लियर है कि वही बच्चा स्कोर कर पाएगा जिसका अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रह नहीं गया है। आपके 75 क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस से कहीं से भी वो 75 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली आज 24 तारीख है, और 24 तारीख की जो मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट है, एक बच्चे से मैंने बात की है, 24 वाली मॉर्निंग शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से हैं, और मूविंग चार्जेस इन फील्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो मतलब एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यदि आपको अच्छा स्कोर करना है अप्रैल अटेम्प्ट में, तो जो 70 चैप्टर्स हैं, इन 70 चैप्टर्स में से आपको 50+ चैप्टर्स तो कंप्लीट करने पड़ेंगे यदि एक अच्छा स्कोर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। पहली चीज तो इसको माइंड में आपको रखना है। तो आप इस तरीके से पहले लिस्ट बनाओ और फटाफट चैप्टर वाइज स्टडी करके चैप्टर्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आपके जो मार्क्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स यू आर गुड एट। ठीक है, आपके कितने जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटेड हैं और कितने अच्छे से कंप्लीटेड हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप अपने पूरे ऑब्वियसली पूरे सिलेबस पे आपको फोकस नहीं करना है, करना एक चैप्टर पर ही फोकस है कि ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। ये जो 4 स्टेप हैं इनको फॉलो करते हुए आपको एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है, और जितने ज्यादा आपके चैप्टर्स होते जाएंगे आप उतने अच्छा स्कोर करने वाले हो। लेकिन बात उन बच्चों की आती है जिन्होंने अभी केवल 10 से 15 चैप्टर्स ही कंप्लीट कर रखे हैं, और आपके पास तो 2 महीने भी हैं और 4 से 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक चैप्टर्स को कवर करना है। तो इस लिमिटेड टाइम में आप ये कैसे कर पाओगे? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल से स्टेप्स है किसी भी एक चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। और ये स्टेप्स आपके कैसे रहेंगे, जैसे मैं सबसे पहले थ्योरी की मैं बात करूं तो आप फुल लेक्चर के पीछे मत भागो, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद देने के बाद ये चीज तो समझ में आई गई होगी कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप स्कोर करने वाले हो। तो आप क्या करो, जो वन शॉट होते हैं, जो लॉन्ग वन शॉट होते हैं, जो आपके 8 से 9 घंटे वाले जो वन शॉट होते हैं, आप उनको देखो बढ़िया से। तो जिन चैप्टर्स में आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, आप उनमें फुल लेक्चर्स की प्लेलिस्ट ना देखते हुए आप 8 से 9 घंटे वाले जो वन शॉट हैं आप उनको देखो। चाहे वो फिर आपके मंजिल सीरीज है, बेस्ट है, मंजिल 2.0 को आप फॉलो कर सकते हैं, आप उसको देखो, या फिर आप बाउंस बैक सीरीज को फॉलो कर लो और 8 से 9 घंटे वाले जो वन शॉट हैं आप उनको देखो। एंड इसके बाद जो नोट्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि नोट से ही आपको रिवाइज करना है और नोट से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो नोट्स आपको केवल शॉर्ट बनाना है, लॉन्ग नोट्स के पीछे आप बिल्कुल भी मत भागना। आपको भी अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो पता चल ही गया होगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वही चीजें आपको वही केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, फिजिकल के फॉर्मूला वगैरह लिखना है और शॉर्ट नोट्स आपको बनाते जाना है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट नोट्स आपको मेंटरशिप में मिल जाएंगे, आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके बाद यदि मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस में आपको केवल जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करना है। अभी एक बच्चा है, उससे मेरी बात हुई, अभी मॉर्निंग शिफ्ट वो दे के आया है, उसके 180+ मार्क्स आ रहे हैं जेईई मेंस के पेपर में, 180+ मार्क्स। और उसका क्या कहना है कि जिस बच्चे ने पीवाईक्यूज कर रखे हैं ना सारे, वो पेपर में फोड़ के आ रहा है।
और ये चीज़ मैं आपसे कब से, पिछले 5 से 6 महीने से चिल्ला चिल्ला कर मैं बोल रहा हूँ कि आप केवल PYQs करो और PYQs को 2-2 3-3 बार करो। ठीक है, अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट देके आए हो, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो क्वेश्चन आपको आता था पेपर में आप पर वही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को ट्वाइस थ्राइस किया ही नहीं है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। 10 चीजों को मत पढ़ो, एक चीज को 10 बार पढ़ो। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप केवल PYQs करो और यदि ये हो गए हैं तो इनको 2-2 3-3 बार करो। आप पहले चैप्टर वाइज कर लो, फिर पेपर वाइज कर लो, टेस्ट लगा लो, लेकिन केवल PYQs करो। 7 साल के PYQs हैं, भर भर के क्वेश्चंस हैं। आप केवल PYQs करना और कुछ भी नहीं करना। बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, और वो है आपका टाइम टेबल। देखो, आपको एक अच्छा टाइम टेबल जो है वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये आपका केवल सेकंड अटेम्प्ट नहीं है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। और जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास केवल एक चांस है, केवल एक चांस। और स्पेशली जो बच्चा ड्रॉपर है, डबल ड्रॉपर है, प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही बेहतर रहेगा। और यदि आप चाहते हो कि आप अगले 2 महीने, स्पेशली अभी गर्मियां आने वाली हैं, अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, तो एक टाइम टेबल आप जरूर बना लो और उस टाइम टेबल को आप शिद्दत से फॉलो करो। क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ना, ये आपको मोटिवेटेड भी रखेगा और आपको डिसिप्लिन भी रखेगा। क्योंकि देखो, आज जब आप पढ़ाई करते हो तो आज की जो पढ़ाई है वो कल का मोटिवेशन होती है। जब आप तो कल सुबह आप उठोगे तो आप कल पढ़ पा रहे होगे बिकॉज ऑफ टुडे, और जब आप कल पढ़ाई करोगे तो कल की पढ़ाई परसों का मोटिवेशन बनता है, परसों अगले दिन का मोटिवेशन बनता है। हर एक दिन कनेक्टेड होता है। जैसे आपने फील भी किया होगा कि जब आपका एक दिन वेस्ट जाता है तो आपका दूसरा दिन भी वेस्ट चला जाता है, दूसरा दिन जाता है तो तीसरा दिन भी वेस्ट चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक टाइम टेबल में रहोगे तो आप डिसिप्लिन भी रहोगे, मोटिवेटेड भी रहोगे, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर भी कम होगा और आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रेपरेशन आप कर पाओगे। तो आप 12 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करो ही। आपका जो टाइम टेबल है, रफली टाइम टेबल मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप अपनी प्रिपरेशन और अपनी कंडीशन के हिसाब से एक टाइम टेबल बना लेना। केवल 2 महीने की बात है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 12 घंटे जो है वो पर डे पढ़ रहे होगे। आप इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। 4-4 घंटे आप ब्रेक कर लो, जिसमें आप 3 घंटे जो है उसमें आप थ्योरी और प्रैक्टिस जो भी आपको करना है उस सब्जेक्ट में आप वो कर सकते हो। लेकिन ये चीज कंपलसरी है, 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना ही है। जैसे ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ्स हो गया, सेम चीज 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना ही देना है, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो जिनमें मैंने आपको बताया था कि रिवीजन करना है, या फिर जो बिग टॉपिक्स आप स्ट्रॉन्ग करोगे उनको आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाना है। तीनों सब्जेक्ट पर डे पढ़ने से बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहती है। इसलिए 12 घंटे को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, और वो जो स्टेप है ये है आपका रेगुलर मॉक टेस्टिंग एंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस। ये जो चीज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सच में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो अभी आप 2 टेस्ट जो है वो पर वीक जरूर दो। मतलब जिसने और ज्यादा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रखा है वो 3 चैप्टर भी पर डे दे सकता है। मैं तो कह रहा हूं आप पेपर सॉल्व करो। यदि आपने 40-50 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं तो आप हर दिन एक पेपर लगाओ, हर दिन एक पेपर लगाओ। आप देखो कैसे 200 प्लस नहीं लाते सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली यदि आपके कम चैप्टर्स हैं तो फिर आप 2 टेस्ट तो लगाना ही लगाना, क्योंकि टेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जो भी हालत हुई है उस हालत का केवल एक ही रीजन है, आपने टेस्ट नहीं दिए हैं। इसलिए आपको कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट भी देने हैं, उसको बढ़िया से एनालाइज करना है और अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप की, और वो स्टेप नंबर 5, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अभी जो 6 शिफ्ट रिसेंटली हुई है उनको बढ़िया से एनालाइज करने के बाद, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स जो है उसकी यदि मैं बात करूं तो जो अभी 6 शिफ्ट हुई हैं उनमें जो फिजिक्स आपकी जो आई है उसका जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट देखा गया है, और जो क्वेश्चंस थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे। हाँ, 1 से 2 शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी टफ आई हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आपके फॉर्मूला बेस्ड थे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिमिलर टू PYQs थे। जिस बच्चे ने PYQs कर रखे हैं वो क्वेश्चन करके आ रहा है। कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा लेवल जो है वो मॉडरेट हुआ है, बट टफ क्वेश्चंस फिजिक्स में नहीं पूछे गए हैं, जैसे कि आपके 19 और 20 में पूछे जाते थे। क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपके PYQs के सिमिलर ही रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि जो क्वेश्चंस थे वो काफी रैंडम थे। मतलब एनटीए ने जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके रहे हैं वहां से नहीं पूछे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वहीं से पूछे हों।
जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे अभी मॉर्निंग शिफ्ट में, लेकिन मूविंग इन चार्जेस एंड फील्ड जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको जो सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा पूरा, तभी आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर जो है वो बना पाओगे। क्योंकि एनटीए रैंडमली आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। इसलिए आप किसी भी चैप्टर को करते हो, भले चाहे उसको थोड़ा बेसिक लेवल पे करो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसको करना जरूर है। इसके बाद यदि मैं केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इजी पूछी जा रही है, केमिस्ट्री जो है वो आपकी इजी पूछी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री है वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर आपके ऑर्गेनिक के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। डेफिनेटली ऑर्गेनिक में जब आप पीवाईक्यूज करोगे, केवल एनसीईआरटी से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी भी पढ़ना है और पीवाईक्यूज भी करना है, तब जाके आप पे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। और फिजिकल जो है इसका भी वेटेज जो है वो बढ़ चुका है, फिजिकल से भी आपके काफी कुछ जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट के अंदर, तो आपको फिजिकल भी अच्छे से करना है। और अगेन इसमें भी सिलेबस कवरेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखो अभी कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक का सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि फिजिकल के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे गए हैं। तो मतलब हर शिफ्ट में एनटीए तीनों सेक्शन फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से कोई भी वेटेज ज्यादा हो सकता है किसी भी सेक्शन का, और कोई भी वेटेज कम हो सकता है। इसलिए आपका जो सिलेबस कवरेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके बाद केमिस्ट्री में रिवीजन और जो पीवाईक्यूज है ये आपके गेम चेंजर साबित हुए हैं। बहुत ज्यादा कमेंट्स मेरे अभी पिछली वीडियोस में आए हैं कि भाई ये मुझे सब आता था लेकिन मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया, इसलिए मेरे जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं आए। तो यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो आपको रिवीजन हर दिन करना है, 1 घंटा मैंने वहां पे रिजर्व कर ही दिया है। और साथ ही में आपको पीवाईक्यूज, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, तीनों सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने हैं। इसके बाद यदि मैं मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स अगेन आपकी मॉडरेट से टफ आ रही है, और लेंथी क्वेश्चंस आपके जो हैं वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगेन सिमिलर टू पीवाईक्यूज है। क्योंकि यदि देखा जाए तो 2021, 22, 23 और 24 के पेपर्स आप उठा लो, आपको मैथ्स जो है वो मॉडरेट से टफ ही दिखेगी और लेंदी ही दिखेगी। मतलब जिस बच्चे ने पीवाईक्यूज कर रखे थे मैथ्स के, वो ये लेंदी क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लेता। ठीक है, डेफिनेटली टाइम लगता बट उस पे हो जाती है यदि पीवाईक्यूज कर रखे होते। अब बात करेंगे यदि आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं ये बोलूंगा कि आप 25 से लेके 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आप हर दिन सॉल्व करो मैथ्स में। मैथ्स में मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप मैथ्स में गैप दोगे ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कम क्वेश्चन करो। मैं कह रहा हूं आप 25 भी क्वेश्चन करो, लेकिन आप हर दिन सॉल्व करो। 3 घंटे में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, अगले 60 डेज के अंदर अंदर आपके 1500 के आसपास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और यदि आप हर दिन सॉल्व करते हो और इतने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो टिल सेकंड अटेम्प्ट आप मैथ्स में डेफिनेटली इतना तो कर ही लोगे कि आपके 40 से 50 नंबर जो हैं वो मैथ्स के अंदर आ जाएंगे, यदि आप हर दिन 25 से लेकर 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के सॉल्व करते हो। और मैथ्स में बस इतना ही कर लो, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप स्ट्रॉन्ग बना लो। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी जाओ अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो और एग्जीक्यूशन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मेंटरशिप की सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं, आप क्लिक करके देख सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।